नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ फुल फ्लेज क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी. इसमें अलाउंसेस, परक्विजिट जो भी होगा सामने वो डिस्कस करते जाएंगे स्टूडेंट्स. मिस्टर रमेश इज़ अ लेक्चरर इन अ कॉलेज इन मुंबई. ध्यान से पहला सेंटेंस इसका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ही इज़ अ लेक्चरर इन मुंबई. ठीक है, जो इसका कॉलेज है या इसका एम्प्लॉयर कॉलेज में काम करता है तो कॉलेज वाले इसके एम्प्लॉयर हैं. तो दैट कॉलेज इज लोकेटेड इन मुंबई. डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 आर एस फॉलोज. बेसिक सैलरी 2,50,000. नाउ पर मंथ नहीं लिखा है स्टूडेंट्स. सो 2,50,000 मतलब पूरे साल का है. अपनी तरफ से पर मंथ एज्यूम नहीं करने का अनलेस एंड अनटिल ओवर देयर इट इज स्टेटेड. सेम वे डीएनएस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी इट इज 50,000. अगेन इट्स नॉट पर मंथ, मतलब पूरे साल का दिया है वो. City compensatory allowance, education allowance for his son 3,000, house rent allowance 10,000, rent paid 8,000, taxable HRA is 5,000, taxable HRA is 5,000. Okay, remuneration from Mumbai University. ध्यान रखना, remuneration का मतलब salary होता है, no doubt about that. Salary from Mumbai University as for acting as an examiner 30,000. Remuneration, again remuneration मतलब salary from Delhi University फॉर एक्टिंग एज अ पेपर सेटर. उनका क्वेश्चन पेपर सेट करके दिया 15,000. अलाउंस फॉर लुकिंग आफ्टर इवनिंग शिफ्ट ऑफ कॉलेज 10,000. ही इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10,000 फॉर अटेंडिंग अ सेमिनार एट नागपुर. एक्सपेंडिचर वॉज रीइम्बर्स्ड बाय द कॉलेज. रीइम्बर्स का मतलब क्या स्टूडेंट्स, पहले इसने अपने पॉकेट से स्पेंड किया. ही वेंट फॉर ए सेमिनार एट नागपुर. ओवर देयर ही स्पेंडेड 10,000. फिर आके उसने क्या किया, अपना वाउचर्स वगैरह सबमिट किया कॉलेज में, तो कॉलेज ने उसको 10,000 वापस कर दिया. दैट इज नोन एज रीइम्बर्समेंट. फर्स्ट एम्प्लॉय ने अपने पॉकेट से स्पेंड किया, देन इट वाज रीइम्बर्स, देन ही गॉट दैट मनी बैक फ्रॉम द कॉलेज स्टूडेंट्स. ठीक है. ड्यूरिंग द ईयर ही स्पेंड ₹3,000 ऑन परचेस ऑफ बुक्स फॉर टीचिंग पर्पस. ही हैज मेंटेन्ड अ स्कूटर फॉर द होल ईयर फॉर कमिंग टू एंड गोइंग बैक फ्रॉम कॉलेज. कॉलेज से घर जाना आना जाना वो स्कूटर पे करता है. कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वॉज 12,000. ओके, वो स्कूटर को मेंटेन करने का खर्चा पूरे साल का 12,000. डिटरमाइन टैक्सेबल सैलरी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. तो स्टूडेंट्स अभी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. नाम है इसका मिस्टर रमेश. सो हाउ टू सॉल्व, बिगनिंग में ये डिटेल्स आपको हर क्वेश्चन में लिखनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स. इसका नाम दिया है उन्होंने मिस्टर रमेश. ओके, फिर स्टूडेंट्स ऐसा लिखने का नेक्स्ट लाइन में, अल्लाह खैर. previous year applicable to us is 2019-20. Assessment year 2020-2021. लीगल स्टेटस का मतलब स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हमको दिया है मिस्टर रमेश, दैट मीन्स ही इज इंडिविजुअल, और हमारे सिलेबस पे इंडिविजुअल का ही इनकम पूछेगा स्टूडेंट्स. ओके, दे वोंट आस्क कैलकुलेट इनकम ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप फर्म, वो हमको नहीं पूछेगा स्टूडेंट्स. ओके, सो ऑलवेज लीगल स्टेटस इंडिविजुअल रहेगा. फिर अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ लिया हो तो वो लिखने का, रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उसका. इफ नथिंग इज स्टेटेड ना स्टूडेंट्स, तो राइट आर एंड ओ आर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. फिर जो उन्होंने पूछा है क्या कंप्यूट करने का है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी. ओके, एंड देन ड्रॉ 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट. ये मेरा ऑलरेडी समझो अमाउंट कॉलम रेडी है, ये मेरा अमाउंट कॉलम हो गया. 2 कॉलम्स फॉर अमाउंट. दे हैव आस्क्ड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब हेडिंग्स में चला गया. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन पार्ट. अब कैलकुलेशन में ना स्टूडेंट्स हमेशा पहले क्या करने का, ऑलवेज राइट ऑलवेज पहला स्टार्ट करने का सैलरी एंड अलावेंसेस, ये लिखने का सैलरी एंड
अलाउंसेस, बाद में वो परक्विजिट्स, ग्रेचुइटी, वो सब बाद में लिखने का स्टूडेंट्स। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब पहले लिखने का। परक्विजिट्स और अलाउंसेस, परक्विजिट्स जो बेनिफिट मिलता है कंपनी से, जो नॉर्मली नॉन कैश होता है ना स्टूडेंट्स, अलाउंसेस कैश में होते हैं, परक्विजिट्स नॉन कैश होता है, फिर उसको रिकॉर्ड करने का। एंड देन फाइनली ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ऐसा हमेशा फॉलो करो बेटर, तो ऐसा आप अरेंज कर पाओगे। नहीं तो कहीं से भी क्वेश्चन में से कोई भी डेटा पिक करोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज। तो हमेशा पहले क्या ढूंढेंगे, सैलरी एंड अलाउंसेस। सो वंस अगेन वी गो टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बेसिक सैलरी दिया है, डीएनएस अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फिर अगेन रेम्यूनरेशन का मतलब भी सैलरी होता है, रेम्यूनरेशन का मतलब भी सैलरी, फिर अगेन अलाउंसेस। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो वी स्टार्ट विद बेसिक सैलरी। तो इसका पहला बेसिक सैलरी देखते हैं। हाउ मच इट इज गिवन, बेसिक सैलरी 2,50,000, मैं डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ 2,50,000। देन दे हैव गिवन अस डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस हमको कितना दिया है, ये थोड़ा सा इश्यू है स्टूडेंट्स, बार बार दूसरा पेज पे डीएनएस अलाउंस स्टूडेंट्स। आई हैव अपलोडेड द क्वेश्चन ऑल्सो, आप क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हैं, मैंने अपने रेफरेंस के लिए ऐसा रखा है स्टूडेंट्स। डीएनएस अलाउंस 50,000, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस 20,000, डीएनएस अलाउंस, क्योंकि बार बार स्लाइड चेंज करना इट बिकम्स टू टेडियस स्टूडेंट्स, बेटर कुछ ना कुछ इसका शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा। डीएनएस अलाउंस 50,000, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, इट इज टैक्सेबल। हाँ, ये सब अलाउंस टैक्सेबल होते हैं स्टूडेंट्स। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस जब सेट 20,000, तो ठीक है 20,000 लिखते हैं यहाँ पे। ये पेन जो बार बार चेंज, आई हैव टू 20,000। नेक्स्ट क्या है, सिटी कॉम्पनसेटरी के बाद एजुकेशन अलाउंस फॉर इज सन 3,000। अभी ये आया इंपॉर्टेंट वाला स्टूडेंट्स, हमने नोट्स में इसके बारे में कुछ लिखा भी है। एजुकेशन अलाउंस फॉर इज सन, हाउ मच ही गॉट स्टूडेंट्स, 3,000। बट क्या 3,000 पूरा टैक्सेबल है, इसमें से कुछ एग्जेम्पशन मिलता है स्टूडेंट्स, लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, हमने नोट्स में लिखा था। हाउ मच इट इज अलाउड स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लिमिट क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 100 per month, so multiply by 12, maximum for 2 children, and he has received this education allowance for his son. For his son मतलब 1 child के लिए मिला ना। If it is received for 3 children, you can't write into 3, you must write into 2। हाँ, 2 के ऊपर गया तो फिर आपको 2 ही लिखना पड़ता है, बट 2 से कम या 2 है, if allowance is received for 2 children, write 2, if it is received for 1 child, write 1, if it is received for 3 children, write 2 students then। So 100 into 12, 1200, 1200 into 1 करेंगे तो स्टूडेंट्स 1200 into 1 will be 1200, so 3000 minus 1200, outer column goes to 1800। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन अलाउंस हो गया। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, हाउस एंड अलाउंस। अभी ये इंपॉर्टेंट है, एचआरए स्टूडेंट्स मिला उसको 10,000, उसने रेंट पे भी किया है, मतलब एचआरए लेके उसने खर्चा भी किया स्टूडेंट्स। अच्छा गुड, कितना खर्चा किया, 8,000, बट उसने बाद में बोल दिया टैक्सेबल एचआरए 5,000। फॉर अस इन अवर सिलेबस ना दे विल गिव अस हाउ मच इज द टैक्सेबल अमाउंट, नो नीड टू वरी एज फार एज एचआरए इज कंसर्न। हमारे लिए इसके एक्चुअली कैलकुलेशन है सब रूल 2 में, बट हमारे सिलेबस में वो रूल 2 नहीं है स्टूडेंट्स। सो वाई टू डिस्कस दैट, okay, so HRA they have said a taxable 5,000, so I must write 5,000 directly। कितना मिला, कितना खर्चा किया भूल जाओ, they have said taxable 5,000, so I recorded that 5,000। okay, so HRA भी हो गया, but it's not per month। हाँ, अभी यहाँ important point देखो स्टूडेंट्स, what they have said, remuneration from Mumbai University, remuneration for Delhi University। मैंने पहला चैप्टर में हमने डिस्कस किया था ना, इन ऑर्डर टू डिसाइड हाउ इट इज़ अ सैलरी इनकम। सैलरी इनकम कैसे डिसाइड किया जाता है, देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। नाउ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये एम्प्लॉई किसका, ही इज़ ए लेक्चरर इन ए कॉलेज इन मुंबई, ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, ही इज़ नॉट एन एम्प्लॉई ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये किसी कॉलेज का एम्प्लॉई है। तो कॉलेज से इसको जो मिलेगा स्टूडेंट, दैट विल बी इनकम फ्रॉम सैलरी।
मुंबई से जो इसको मिल रहा है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ऑल्दो दे हैव यूज्ड द टर्म रेम्यूनरेशन, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी because there is no employer-employee relationship between Mr. Ramesh and Mumbai University, between Mr. Ramesh and Delhi University. समझ में आ गया? Since there is no employer-employee relationship, this cannot be income from salary. It goes to income from other sources. और हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने क्या कहा था स्टूडेंट? सी डिटरमाइन टैक्सेबल सैलरी. सारी इनकम कैलकुलेट नहीं करनी है, सिर्फ सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी है. सिंस दिस इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आई वोंट रिकॉर्ड हियर. आगे सुन में, बट हम लास्ट में नोट लिखेंगे, एग्जाम में भी नोट लिखने का स्टूडेंट्स. सो मुंबई यूनिवर्सिटी से जो सैलरी मिला, रेम्यूनरेशन, एंड रेम्यूनरेशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. व्हाई? बिकॉज ही इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ दोज टू यूनिवर्सिटी. देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. आगे समझ में स्टूडेंट्स? सो इसके लिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ. चलो ठीक है, दैट इज डन. बाद में नोट लिख लेंगे, नो नीड टू वरी. पूरा सॉल्यूशन हो जाने दो, फिर लिखेंगे. अलाउंस फॉर लुकिंग आफ्टर इवनिंग शिफ्ट ऑफ कॉलेज, है ना, कॉलेज का है ये, तो कॉलेज का लिखने का कितना मिला? कॉलेज से 10,000. सो दिस विल रिकॉर्ड स्टूडेंट्स, ये तो आएगा, ये 10,000 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे. अलाउंस फॉर लुकिंग आफ्टर इवनिंग शिफ्ट, सॉरी, allowance for evening shift taxable होगा स्टूडेंट्स. ये how much he received? 10,000. सो आउटर कॉलम में हम लोग लिख देंगे 10,000. चलो ये भी डन. नेक्स्ट क्या है उसके बाद? अभी ध्यान से. He incurred an expenditure of rupees 10,000 for attending a seminar at Nagpur. Expenditure was reimbursed by college. So 10,000 पहले उसने अपने पॉकेट से स्पेंड किया और फिर बाद में कॉलेज से रीइंबर्समेंट मिला. स्टूडेंट दिस इज नॉट टैक्सेबल फॉर द सिंपल रीजन इट इज ऑफिशियल पर्पस. ये एक तरह का परक्विजिट है स्टूडेंट्स. इट्स अ परक्विजिट बट इट्स फॉर ऑफिशियल पर्पस. सेमिनार में क्यों गया होगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अभी ये टीचर है ना, कुछ लर्निंग प्रोसेस, ही वांट टू गो थ्रू सम लर्निंग प्रोसेस, कुछ नए कंसेप्ट्स आए, ही वांट टू लर्न दैट, फॉर दैट ही वेंट टू सेमिनार, या ट्रेनिंग के लिए गया होगा. सो अल्टीमेटली फायदा इसका किसको पहुंचेगा? कॉलेज को ना. सो यू कैन से कि अटेंडिंग सेमिनार इज लाइक स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली द बेनिफिट विल अक्रू टू द कॉलेज. एम्प्लॉयर तो वही है ना, ये वहाँ पे टीचर है ना स्टूडेंट्स, तो जो भी इसको नॉलेज गेन होगा वहाँ पे, जो भी वैल्यू एडिशन होगा स्टूडेंट्स, जो भी ये सीखेगा, अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? कॉलेज को होगा स्टूडेंट्स. सो इट्स अ टाइप ऑफ परक्विजिट, नो डाउट अबाउट दैट, बट ऐसा परक्विजिट इज नॉट टैक्सेबल. विल राइट अ नोट फॉर दैट लेटर ऑन. नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर ही स्पेंड 3,000 ऑन परचेज ऑफ बुक्स फॉर टीचिंग पर्पज. स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर ही स्पेंड. हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेंस ऑफ सैलरी नहीं स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या लिखा है हमने? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी. तो एक्सपेंस की बात थोड़ी हो रही है. सो दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंस, सो आई वोंट रिकॉर्ड दैट. समझ में आ गया? रीजन विल रिकॉर्ड ए नोट फॉर दैट. He maintained a scooter for the whole year for coming to and going back from college. Cost of maintenance. Again students, cost of maintenance का मतलब क्या हो गया? They are talking about expense. हम तो डील कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, नॉट एक्सपेंसेस. तो इसको भी जाने दो 12,000 को. लास्ट फाइनली डिटरमाइन टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया क्या क्या हमने इग्नोर किया एंड द रीजन फॉर दैट स्टूडेंट्स. विल राइट अ नोट लेटर ऑन फॉर दैट स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही परक्विजिट था, वो भी नॉट टैक्सेबल है, इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ. सो यहाँ तक हमारे आंसर्स हो गए स्टूडेंट्स. आप टोटल कर लेते हैं हम लोग. चलो आप टोटल करेंगे, या आउटर कॉलम इसका टोटल कर लो. 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 20 प्लस 1,800 प्लस 5,000 प्लस 10,000, इट कम्स टू 3,36,800. ये जो आपको टोटल आएगा इट विल बी 336,800, 336,800. स्टूडेंट्स इसको कहते हैं ग्रॉस सैलरी. ये टर्म इसको यूज़ करते हैं ग्रॉस सैलरी. देन इसके बाद 3 डिडक्शन आते हैं, हमने नोट्स में लिखा है. डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टूडेंट्स 3 आता है. कौन कौन सा आता है? पहला आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन. मैंने नोट्स में लिखाया था 50,000 रुपीज़, 50,000 मतलब रुपीज़ 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस. So 50,000 or 3,36,800, whichever is less. So which is less? Obviously 50,000. ठीक है स्टूडेंट्स. सेकेंड इसके बाद आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस. क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस हमको दिया है स्टूडेंट्स? नहीं दिया है, so I can't record it.
थर्ड एक और डिडक्शन आता है स्टूडेंट्स विच इज नोन एज प्रोफेशनल टैक्स, वो भी नहीं दिया है, वी हैव गॉन थ्रू द एंटायर क्वेश्चन, तो प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं है, तो वो 3 डिडक्शन माइनस करने का, उसके बाद 336,800 माइनस 50, सो वी गेट 286,800. दिस आंसर इज नोन एज नेट सैलरी स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं नेट सैलरी. ठीक है, सो ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शन, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन वो फिक्स है 50,000 और जो भी आपका ग्रॉस सैलरी आया, कंपेयर द अमाउंट्स विच एवर इज लेस. Then comes entertainment allowance, not given in the question, don't make any assumption. Professional tax, not given in the question, forget it, don't make any assumption. Income tax में assumption नहीं है students, ठीक है. So net salary 2,86,800 ये आपका final. But students what they have asked, यहाँ देखो ध्यान से term use किया है taxable. So जब भी taxable salary पूछेगा ना तो net salary के बाद ये लिखा जाता है, अभी मैं लिख रहा हूँ students. They have used the term taxable salary. So for that we must write less डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, या इसको ऐसा भी कहते हैं अंडर चैप्टर 6A. ये पूरा एक सेपरेट चैप्टर है स्टूडेंट्स. ओके, सेक्शन 80C, ट्रिपल C, D ये चैप्टर में आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी में. जब आएगा तब मैं डिस्कस करूंगा, आज अभी नहीं है, ये केस में कोई डिडक्शन नहीं है, तो लेट इट बी. तो स्टूडेंट्स हमको देखो नेट सैलरी कितने था, 2,86,800 माइनस 0, माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स. सो फाइनल आंसर विल रिमेन सेम 2,86,800. दिस इज नोन एज टैक्सेबल सैलरी. तो ग्रॉस सैलरी किसको कहते हैं, नेट सैलरी किसको कहते हैं, टैक्सेबल सैलरी किसको कहते हैं, समझ जाओ. ओके, इफ दे से फाइंड ग्रॉस सैलरी तो स्टॉप हियर, आगे मत बढ़ना. इफ दे से फाइंड नेट सैलरी तो आपको वो डिडक्शन लिखने पड़ेंगे, तो देन यू गेट नेट सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, यू गेट नेट सैलरी. इफ दे आस्क फाइंड टैक्सेबल सैलरी देन यू हैव टू रिकॉर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आल्सो स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन में नहीं दिया है स्टूडेंट्स, पहला केस है इसके लिए मैंने कंसिडर नहीं किया है. ओके स्टूडेंट्स, सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 या चैप्टर 6A, चैप्टर 6A भी कहते हैं, सो नॉट गिवन. सो फाइनल आंसर दिस इज योर टैक्सेबल सैलरी. हाँ, कौन कौन सी इनकम हमने इग्नोर करी थी और क्यों इग्नोर करी थी उसका नोट लिखना जरूरी है स्टूडेंट्स. बेटर विल राइट अ नोट आपके रेफरेंस के लिए, और माय एडवाइस एग्जाम में भी लिखने का स्टूडेंट्स अच्छा है. रेम्यूनरेशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, शॉर्ट में MU लिखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU लिखा, इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज, क्योंकि उन्होंने हमको पूछा ही नहीं है स्टूडेंट्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो मैंने वो लिखा ही नहीं इसके लिए. आगे करेंगे, नो नीड टू वरी स्टूडेंट्स. रेम्यूनरेशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज. और क्या स्टूडेंट्स, वो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस था ना, वो नागपुर गया था, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस इज एग्जेम्प्टेड है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है. अच्छा स्टूडेंट, वो मैंने देखो एक मोटर को, उसने टीचिंग के लिए बुक्स खरीदा था एंड एक मोटरसाइकिल रखा है, उसकी जगह पे मालूम उसको क्या मिला, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला. दिस इज व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन. आपको वो नहीं मिलेगा, आप मोटरसाइकिल रखो, कार रखो फॉर गोइंग बैक टू कॉलेज या टू योर प्लेस ऑफ वर्क. हाँ, कार एज अ परक्विजिट इज टैक्सेबल इफ इट इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर. आपकी अपनी कार है, उसमें बैठ के आप ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं, सो दे डोंट अलाउ कार का एक्सपेंसेस, वॉट एवर पेट्रोल डीजल या उसका मेंटेनेंस का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, दे डोंट अलाउ दैट स्टूडेंट्स. इंस्टेड ऑफ दैट आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा है. एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंटल टू योर एम्प्लॉयमेंट, आपके नौकरी जॉब के लिए जो खर्चे ज़रूरी हैं स्टूडेंट्स, वो आप अपने पॉकेट से जो खर्चा करते हो वो आप एक्सपेंस माइनस नहीं करते. इंस्टेड ऑफ दैट दे अलाउ यू दिस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस. तो ये केस में से 2 खर्चे थे, वो टीचर है, ही रिक्वायर्स बुक्स, तो वो बुक्स खरीदता है. एंड सेम वे टू गोइंग टू कॉलेज एंड कमिंग बैक, उसने एक स्कूटर रखा है अपने लिए स्टूडेंट्स, तो स्कूटर का भी वो खर्चा करता है, पेट्रोल मेंटेनेंस. बट इनकम टैक्स डजंट अलाउ सच एक्सपेंसेस अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी. इंस्टेड ऑफ दैट दे अलाउ यू स्टैंडर्ड डिडक्शन. तो हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लिया. आगे सुन में, और स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करना कंपलसरी है स्टूडेंट्स, इसको अवॉइड नहीं कर सकते. तो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होता स्टूडेंट्स, ये मिलता है आपको उसकी जगह पे. आगे सुन में, तो इंपॉर्टेंट ये था स्टूडेंट्स, ये रेम्यूनरेशन फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी टैक्सेबल है नो डाउट, बट अदर सोर्सेज में. और रीइंबर्समेंट REIM है, वो REIM सॉरी, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल, रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस एग्जेम्प्टेड परक्विजिट. नागपुर गया था, रीइंबर्समेंट हुआ. और कुछ तो नहीं था इसमें स्टूडेंट्स.
HRA पूरा टैक्सेबल था बस ना, अलाउंस हमने कवर किया, सब हो गया। ओके दैट्स ऑल। सो दिस वाज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, पहले हमेशा नाम ये सब लिखने का, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस, इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस, RNOR मीन्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कंप्यूटेशन ऑफ, कभी टैक्सेबल सैलरी बोलेगा, कभी टोटल इनकम कहेगा, जो भी बोलेगा वो लिखने का। 2 अमाउंट कॉलम्स वी हैड एंड आई हैव डन द क्वेश्चन नाउ। ये सॉल्यूशन है उसका। Now students, we are starting with number 2, question number 2. Mr. Pandit retired from government service, students ध्यान रखना, from government service on 30th September 2019. He retired from government service on 30th September 19. From 1st November he joined as superintendent of a nursing home. September 2019 को retire हुआ, then he joined for a new job. एक नर्सिंग होम में सुपरिटेंडेंट बन गया फ्रॉम 1st November 2019. He furnishes following particulars for the previous year to March 2019. Compute his taxable salary for the assessment year 2021. Basic pay and DA up till 30th September 60,000 per month. Entertainment allowance from government 5,000 per month. Pension per month from 1st October 2019 5,000 per month. Leave salary in respect of earned leave to his credit 50,000. It's not per month, मतलब ad hoc total 50,000. Same way gratuity 1,20,000, provident fund 1 lakh, commuted pension 1,50,000, salary from nursing home 50,000. छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? In the same financial year previous year he has worked for 2 different employers. पहला गवर्नमेंट सर्विस में था, he retired on September, in the month of September. October में that means he took a rest और नवंबर से नया जॉब करने लगा वो स्टूडेंट्स। ओके, सो इन द सेम फाइनेंशियल ईयर ही वाज एम्प्लॉयड विद 2 डिफरेंट एम्प्लॉयर्स। सो ऐसे केस में क्या करने का, दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग स्टूडेंट्स। फर्स्ट व्हाट वी मस्ट डू स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे नाम लिखने का, मिस्टर पंडित, previous year 1920, assessment year 2021, legal status individual, residential status RNOR, resident and ordinary resident, and then computation of taxable salary and 2 amount columns. ये लिखने का सब स्टूडेंट्स। ओके, फर्स्ट वी मस्ट राइट दिस, देन वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अभी मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। ठीक है, वो व्हेनेवर वी सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ इनकम, वेदर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, वो डिटेल्स हमेशा लिखने का, नेम ऑफ असेसी, legal status, sorry, previous year, assessment year, legal status, residential status and computation of whatever income you are calculating. So अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी 2 एम्प्लॉयर थे उसके, पहला कौन था, गवर्नमेंट सर्विस से। तो स्टूडेंट्स पहले गवर्नमेंट सर्विस से जहाँ से वो रिटायर हुआ है उसका कैलकुलेशन करना है। तो स्टूडेंट्स मैं ऐसे करूँगा, पर्टिकुलर्स कॉलम में आई विल राइट गवर्नमेंट सर्विस। हमेशा हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सैलरी एंड अलाउंसेस, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ओके, सिर्फ सैलरी और अलाउंसेस पे ध्यान दो, दैट टू ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। वी हैव 2 अमाउंट कॉलम्स। ओके, सैलरी एंड अलाउंसेस। Here students, basic pay and DA up till 30th September it is 60,000 per month. क्योंकि सितंबर में रिटायर हो गया था ना स्टूडेंट्स, सो डेफिनेटली ही विल गेट सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ओनली अप टिल सितंबर, 30th September। साल कब से स्टार्ट होता है, अवर फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1st April। स्टूडेंट्स 1st April से 30th September काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सो एग्जैक्ट 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का सैलरी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बेसिक एंड डीए टुगेदर दे हैव गिवन, उसमें बेसिक कितना है, डीए कितना, आई डोंट नो, वी कांट डिसाइड दैट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बेसिक एंड डीए, बेसिक एंड डीएनएस अलाउंस, डीए, हाउ मच दे हैव सेड, 60,000 पर मंथ, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 6, सो आउटर कॉलम अमाउंट का 3,60,000। वाई 6 मंथ्स, अप्रैल से सितंबर। सितंबर में वो जॉब उसका ख़त्म हो गया था। ही रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30th September 2019। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बेसिक डीए के बाद क्या दिया है स्टूडेंट्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस फ्रॉम गवर्नमेंट 5,000 पर मंथ। ओके, तो पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस लिख लेते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ।
5,000 per month. Again students we can't write into 12. गवर्नमेंट तो 6 महीना ही वहाँ पे काम किया ना गवर्नमेंट सर्विस में, फ्रॉम अप्रैल टिल सितंबर. दिस एंटरटेनमेंट अलाउंस इज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, वहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स एंटरटेनमेंट अलाउंस. सो 5,000 इंटू 6, 30,000. ओके, इफ देर इज एनी फर्दर अलाउंसेज वी मस्ट रिकॉर्ड दैट. आगे कोई अलाउंसेज नहीं है स्टूडेंट्स, यू कैन रेफर अगेन. देखो उसके बाद कोई अलाउंसेस नहीं है. फिर स्टार्ट हो जाता है पेंशन, लीव सैलरी, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, कम्यूटेड पेंशन. ये सबको हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट कहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं पेंशन. ऑब्वियसली पेंशन रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट होती है. सितंबर में रिटायर हुआ 30 सितंबर, सो 1 अक्टूबर से उसका पेंशन स्टार्ट हो गया. इट इज़ 5,000 पर मंथ स्टूडेंट्स. ठीक है, 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ. सो आई एम राइटिंग पेंशन. 5,000 मल्टीप्लाई बाय अगेन 6. अक्टूबर से स्टार्ट हुआ ना पेंशन स्टूडेंट्स. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2020. सो पेंशन भी रिकॉर्डेड 5,000 इंटू 6. व्हाट एल्स दे हैव गिवन स्टूडेंट्स? लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्न लीव टू हिज क्रेडिट, 50,000 मिला उसको लीव सैलरी. सो आ जाते हैं अभी यहाँ लीव सैलरी स्टूडेंट्स, लीव सैलरी. एंड इट इज़ नॉट 50,000 पर मंथ, जस्ट 50,000 कहा है स्टूडेंट्स उन्होंने. सो दैट मीन्स टोटल मिला है उसको 50,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. लेस exempt under section 10 subsection 10AA. कितना एग्जेम्प्ट है? गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ ना स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट से लीव सैलरी मिला ना, तो एंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्ट. भले ग्रेचुइटी हो, कम्यूटेड पेंशन हो एंड लीव सैलरी, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इट इज टोटली एग्जेम्प्ट. हमने क्वेश्चन किया है पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव सैलरी का, बट इफ यू रिमेंबर दैट वाज a case where employee has retired from non-government service. Private sector company से retire हुआ था, we made some calculations. अगर government service से retire होते हैं and you receive gratuity, pension, leave salary, straight forward it is exempt students. Okay, same way students next देखो क्या लिखा है. gratuity government service से retire हुआ है तो exempt. प्रोविडेंट फंड, रिटायर हुआ, प्रोविडेंट फंड मिला. नाउ प्रोविडेंट फंड स्टूडेंट्स वेदर यू आर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस या नॉन गवर्नमेंट सर्विस, ये हमेशा एग्जेम्प्ट होता है. देखो 3 प्रोविडेंट फंड भी रिकॉर्डेड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. आपको याद होगा स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ है तो नॉर्मली या डेफिनेटली स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होगा स्टूडेंट्स. गवर्नमेंट की कंपनी में है ना, गवर्नमेंट सेक्टर था ना गवर्नमेंट सर्विस, सो इट विल बी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो वो एग्जेम्प्ट होता है. एंड प्लीज रिमेंबर प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट पे मिलता है, वी शुड नॉट यूज द टर्म कंट्रीब्यूशन, टोटल अमाउंट. कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर पेज, ओके, दैट बैलेंस इज एक्यूमुलेटेड, क्यूमुलेट होता जाता है, एंड ऑन रिटायरमेंट दैट मनी इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, वेदर यू आर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, इट इज टोटली एग्जेम्प्ट. सो प्रोविडेंट फंड भी एग्जेम्प्ट. कम्यूटेड पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज एग्जेम्प्ट स्टूडेंट्स. नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कुछ कैलकुलेशन होता है, हमने किया था. सो स्टूडेंट्स पहला लीव सैलरी है. सो पहला लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्न लीव कितना था स्टूडेंट्स, वो हो गया सॉरी. ग्रेचुइटी 1,20,000, प्रोविडेंट फंड 1 लाख एंड कम्यूटेड पेंशन 1,50,000. सो पहला ग्रेचुइटी लिखते हैं. अगेन लेस exempt under section 10 subsection 10. entire amount is exempt students. जितना मिला पूरा exempt होगा. so outer column nil. gratuity के बाद then they had given us what, commuted नहीं provident fund sorry. provident fund कितना था students? provident fund was 1 lakh and commuted pension was 1,50,000. So again outer column nil. Provident fund के बाद commuted pension. We have learned what is commuted pension. Ad hoc amount collect करना, a lump sum amount collected by employee 1,50,000. Government service से retire हुआ है,
he has received this commuted pension from government, that is the reason it is exempt. Under section 10 subsection 10A पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा स्टूडेंट्स 1,50,000. सो अगेन आउटर कॉलम नील. और कुछ अमाउंट उसको गवर्नमेंट सर्विस से मिला स्टूडेंट्स? नहीं. फाइनली दैट इज सैलरी फ्रॉम नर्सिंग होम. तो पहले 2 एम्प्लॉयर के पास काम करता था ना. सो दीज आर द अमाउंट्स और डिफरेंट इमोल्यूमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम विच ही गॉट फ्रॉम गवर्नमेंट स्टूडेंट्स. तो पहला वो डिस्कशन हो गया. फिर वो नर्सिंग होम का जो भी होगा स्टूडेंट्स वो रिकॉर्ड करने का. वेन एवर दे गिव अस डेटा डिटेल्स फॉर 2 एम्प्लॉयज, सैलरी रिसीव फ्रॉम 2 एम्प्लॉयज, तो ऐसा डिफरेंट कैलकुलेशन करने का. पहला गवर्नमेंट सर्विस था तो ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस का एंटायर कैलकुलेशन वी मेड. नाउ फ्रॉम नर्सिंग होम, वहाँ से आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिली है, सैलरी एंड नथिंग एल्स स्टूडेंट्स. कितना था सैलरी वहाँ पे स्टूडेंट? सैलरी वॉज 50,000 पर मंथ, से 50,000 पर मंथ. और कभी ज्वाइन किया था उसने? 1 नवंबर ही ज्वाइंड एज सुपरिंटेंडेंट ऑफ नर्सिंग होम, 1 नवंबर. तो स्टूडेंट्स 1 नवंबर से 31 मार्च काउंट करो. 1 नवंबर टिल 31 मार्च. नवंबर पूरा, बिकॉज 1 नवंबर है. 50,000 पर मंथ. November, December, Jan, Feb, March. So 5 months, 50,000 into 5. So outer column will be 2,50,000. That's all. There is nothing else to do. So खाली important point क्या था? When you have salary income from more than 1 employer, 2 employers, 3 employers, तो step by step पहले first employer से कितना मिला, क्या क्या मिला, okay? All those things should be recorded. Then second employer से what we received, in what form we receive, gratuity, provident fund, वो फिर लिखो वापस. okay, so on and so forth. So 3,60,000, 30, again 30 and 2,50,000. total is 6,70,000. उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रॉस सैलरी. सो हियर विल रिकॉर्ड ग्रॉस सैलरी. ग्रॉस सैलरी 6,70,000. और कुछ तो नहीं था ना, एंटरटेनमेंट अलाउंस हमने लिखा. देन स्टूडेंट्स फिर लिखते हैं हम लोग लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन. पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है क्योंकि वो कंपलसरी, वो आपको लेना ही होगा स्टूडेंट्स. लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे मिलता है? वो आपको 50,000 और ग्रॉस सैलरी. हाउ मच इज अवर ग्रॉस सैलरी? 6,70,000. whichever is less. So 50 और 670, which is less? Obviously 50,000. Then students आपको मिलता है entertainment allowance का deduction. But हमने notes में लिखा है this is allowed only to government employees students. किसको मिलता है ये? गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलता है. एग्जामिशन, ओके, इसका डिडक्शन, सॉरी नॉट एग्जामिशन, डिडक्शन. इफ ही इज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई एंड ही रिसीव्स एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जैसा अभी मैंने किया. एंटरटेनमेंट अलाउंस था ना स्टूडेंट्स? हाँ, ये एंटरटेनमेंट अलाउंस. सपोज इट्स नॉट अ गवर्नमेंट सर्विस, सपोज इट्स अ प्राइवेट सेक्टर सर्विस, सो आई विल राइट एंटरटेनमेंट अलाउंस. ओके, आई विल रिकॉर्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस. बट लेटर ऑन क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा इफ़ यू आर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर. इफ़ यू आर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, ओके, सो पहले एज एन इनकम वी रिकॉर्डेड एट द टॉप. नाउ वी कैन क्लेम डिडक्शन स्टूडेंट्स. और उसका डिडक्शन क्लेम करने का हमने नोट्स में लिमिट लिखा था. ऐसा लिखा था स्टूडेंट्स, 20% ऑफ सैलरी. ग्रॉस सैलरी नहीं, सैलरी. सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए. सो बेसिक एंड डीए इज हाउ मच स्टूडेंट्स? 3,60,000. तो वो लिखने का स्टूडेंट 20% ऑफ 3,60,000. सो हियर आई विल राइट 20% ऑफ 3,60,000 और 5,000. And then we write or actual amount received students. actual इसको कितना मिला था स्टूडेंट्स? ऊपर हमने देखा था, यहाँ लिखा था स्टूडेंट्स, it was 30,000. 5,000 into 6, 30,000. so or 30,000 whichever is less. so 3,60,000 20%, sorry 3,60,000 का 20%, मैं भूल गया. so 36 to 72,000 और 5,000 और actual 30, whichever is less. 72, 5,000, 30. so 5,000 is less, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिलेगा 5,000. ये सेक्शन 16 सबसेक्शन क्लॉज 2 में आता है. देन स्टूडेंट्स
वी हैव प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉय ने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है ना, तो दैट कैन बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 16. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं दिया है कोई प्रोफेशनल टैक्स, तो जाने दो, नहीं दिया है तो माइनस 6,70,000 माइनस 50 माइनस 5 620 615 माइनस करेंगे तो नेट आंसर, दिस इज नोन एज नेट सैलरी. बट व्हाट दे हैव आस्क्ड, वहाँ पे लिखा क्या था, कंप्यूट व्हाट, कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी स्टूडेंट्स. तो व्हेन दे आस्क टैक्सेबल सैलरी, तो फिर स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे लिखते हैं वहाँ पे, लेस दिया नहीं है क्वेश्चन में, बट स्टिल आई विल राइट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 या चैप्टर 6. इट्स नॉट गिवन, जाने दो. सो टैक्सेबल सैलरी विल बी 615. So if they ask taxable salary, we must look for deduction under section 80. Then final answer is taxable salary. But it is not given. तो हमने उसको जाने दिया, छोड़ दिया. Okay. So this is the answer for this question. गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ है, इसके लिए लीव सैलरी, ग्रेचुइटी और कम्यूटेड पेंशन टोटली एग्जेम्प्ट है. As far as provident fund is concerned, if an employee retires and he receives provident fund, if he is from private sector company also, then also it is totally exempt students. वो exempt ही रहता है, ठीक है. But here they had given data for 2 different employers. पहले वो गवर्नमेंट सर्विस में था, बाद में नर्सिंग होम, तो दोनों का कैलकुलेशन ऐसे अलग अलग बताना है हमको. ओके. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस. एंटरटेनमेंट अलाउंस सिंस ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो आपको डिडक्शन मिलेगा. उसका लिमिट क्या है, 20% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, वो 3,60,000 हमको दिया था, और 5,000 और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस. अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने लिखा नहीं विच एवर इज लेस, बेटर इफ आई रिकॉर्ड दैट, अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स. विच एवर इज लेस. ओके. So now we start with the next question. So next question से start कर रहे हैं हम लोग. Number 3, Mr. Bala was general manager of P Limited. P Limited मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, सब कोई प्राइवेट कंपनी होगा स्टूडेंट्स. He retired on 31st December 2019. 31st December 2019 को रिटायर हुआ. क्लियरली December 31st 19. ओके. After how many years of service? 30 years of service. Following information is available. Salary 25,000 per month, DNS 10,000 per month. Students, important point, not forming part of salary. ध्यान रखना. HRA 8,000 per month up till 31st December. He resides in his own house. Another important point. He resides in his own house. Mr. Bala and his family went to his hometown and expenses of rupees 5,600 being the cost of rail ticket were reimbursed by the employer. This is as per the prescribed condition. ये first time हम लोग face कर रहे हैं, हमने notes में भी लिखा नहीं है. I will explain what it is. Mr. Bala, बाला मतलब employee students, employer की बात नहीं कर रहा है. Mr. Bala contributes 20%, being 10% regular and 10% additional voluntary contribution to recognized provident fund, and company matches his regular contribution. company का मतलब employer है ना. so employee भी contribute कर रहा है, employer भी contribute कर रहा है to recognize provident fund. ठीक है. he received 2,25,000 as gratuity. अच्छा, ये क्वेश्चन में gratuity दिया है, ध्यान रखना. He is not covered under payment of gratuity act. Not covered under payment of gratuity act. His salary for the calendar years, financial year नहीं स्टूडेंट्स, कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी से स्टार्ट होता है ना. कैलेंडर ईयर मतलब 1st Jan से 31st December. So his salary for the calendar year ending was as follows. Year ending 31st December 17, year ending 31st December 18, 31st December 19. स्टूडेंट्स यहाँ पे पर मंथ नहीं लिखा है, पर मंथ नहीं है मतलब ये पूरे साल का सैलरी दिया है. ईयर एंडिंग 31st December मीन्स 1st Jan से लेके 31st December, टोटल इट इज 2,50,000. ही रिसीव्ड ₹50,000 फॉर एनकैशमेंट ऑफ लीव. एनकैशमेंट ऑफ लीव मतलब लीव सैलरी बीइंग 10 months नॉट अवेल्ड ऑफ. कंप्यूट नेट सैलरी, टैक्सेबल सैलरी नहीं पूछा है, नेट सैलरी ऑफ मिस्टर बाला फॉर द असेसमेंट ईयर 2021. सो अगेन नाउ वी स्टार्ट विद स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं.
तो स्टूडेंट्स मैं एक्सटेंड कर लूँ मेरा स्लाइड। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। अगेन स्टूडेंट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 1 ना, पहले उसका नाम लिखना, मिस्टर बाला, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021, लीगल स्टेटस इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, कॉम्प्यूटेशन ऑफ, क्या पूछा उन्होंने, टैक्सेबल सैलरी नहीं पूछा है, नेट सैलरी, सो राइट कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेट सैलरी एंड स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। ऐसे किया जाता है स्टूडेंट्स। So whenever we solve question for finding income from salary या house property, be it any income, you must write all these details first, उसके बाद calculation start करना है। Okay, so now we are starting. Again students, पहला salary and allowances, हमेशा पहले क्या देखते हैं हम लोग, salary and allowances. Okay, we look for salary and allowances. Okay, देखते हैं सैलरी अलाउंसेस। अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, कहाँ कहाँ सैलरी है, अलाउंसेस है। सैलरी 25,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 10,000 पर मंथ, और एक एचआरए भी दिया 8,000 पर मंथ। बट ध्यान रखना स्टूडेंट, कब रिटायर हो गया, दिसंबर 19। अब वो फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April, it ends on 31st March. But we won't make calculation for all 12 months for the simple reason he retired in the month of December, 31st December. So April से December काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा स्टूडेंट्स। तो जहाँ भी पर मंथ लिखा होगा ना, सो डोंट मल्टीप्लाई बाय 12 फॉर द सिंपल रीजन ही हैज वर्कड टिल 31st December। तो जो भी उसको सैलरी मिलेगा 31st December तक का ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो मल्टीप्लाई बाय 9 मंथ्स करेंगे। सो सैलरी 25,000, डीएनएस अलाउंस 10,000, एचआरए 8,000, 25, 10 एंड 8। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहला सैलरी से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक सैलरी। बेसिक क्लियरली 25,000 मल्टीप्लाई बाय 9। सो 25,000 इंटू 9 करोगे तो आपको स्टूडेंट्स आएगा 2,25,000। देन दे हैव गिवन डीएनएस अलाउंस कितना था, 10,000 पर मंथ, अगेन मल्टीप्लाई बाय 9 बिकॉज पर मंथ लिखा है ना, सो 90,000। नेक्स्ट एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। सो वी आर डिस्कसिंग अलाउंसेस ना, कितना है स्टूडेंट्स, 8,000 पर मंथ। क्या ये एग्जेम्प्ट होगा कि टैक्सेबल, इसका एग्जेम्पशन मिलता है बट इसको नहीं मिलेगा। देखो आपको रीजन बताता हूँ। फर्स्ट लेट मी रिकॉर्ड द अमाउंट, 8,000 इंटू 9 इज 72। रीजन इज गिवन इन द क्वेश्चन स्टूडेंट, रीजन आपको क्वेश्चन में मिलेगा या मैंने मार्क किया था। एचआरए 8,000 पर मंथ अप टिल दिसंबर, ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस। आप खुद के घर में रहते हो और एम्प्लॉयर से एचआरए लेते हो। हाउस रेंट अलाउंस का मीनिंग क्या, एम्प्लॉयर इज गिविंग यू कैश, आपको फ्लैट नहीं दिया रहने को, ही डिडंट प्रोवाइडेड यू एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। ओके, आपको कोई अकोमोडेशन नहीं मिला, फ्लैट नहीं मिला कंपनी से, एम्प्लॉयर से। व्हाट द एम्प्लॉयर डज, ही पेज यू कैश 8,000, सैलरी के साथ में आपको 8,000 दे दिया उसने और कहा आप खुद अपना घर ढूंढ लो और वहाँ पे इससे किराया पे करना, यू पे द रेंट आउट ऑफ दिस 8,000 रुपीज़, दैट्स व्हाट ही सेड। बट स्टूडेंट्स क्या उसने पे किया, नहीं। एचआरए तो लेता है बट खुद के घर में रहता है, किराए के घर में नहीं रहता। ही डजंट स्टेज इन रेंटेड प्रॉपर्टी, ठीक है, वो किसी को किराया नहीं पे करता, ही डजंट पेज रेंट टू एनीवन। ओके, वाई, बिकॉज ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस, खुद के घर में रह रहा है ना, तो किसको रेंट पे करेगा, किसी को भी नहीं करेगा। ओके, सो वॉट एवर एचआरए वॉज रिसीव दैट मीन्स इट वॉज पॉकेटेड बाई हिम, ही सेव्ड दैट अलाउंस। तो अलाउंस आपने सेव किया तो आपके लिए टैक्सेबल हो गया। आगे समझ में स्टूडेंट्स, वाई एचआरए इज टैक्सेबल। एक्चुअली इसका एग्जामिशन मिलता है स्टूडेंट्स, उसका कैलकुलेशन भी है बट अवर सिलेबस में इट्स नॉट प्रेस्क्राइब दैट कैलकुलेशन। हमारे सिलेबस में या तो कहेगा इतना टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, जो भी होगा, बट यहाँ नहीं कहा है उन्होंने। बट हाउ आई डिसाइडेड, हियर देयर इज अ सेंटेंस, ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस, मतलब वो 8,000 एम्प्लॉयर से लेता है, अपने जेब में रखता है, ही डजंट पेज एनी रेंट, ओके, बिकॉज ही इज स्टेइंग इन हिज ओन हाउस, अपने खुद के घर में रह रहा है। सो दिस 8,000 बिकम्स टैक्सेबल। नाउ और कोई अलाउंस है स्टूडेंट्स, आगे कोई अलाउंस नहीं है, तो सैलरी अलाउंस हो गया। अब ये देखते हैं ये क्या है। मिस्टर बाला एंड हिज फैमिली वेंट टू हिज होम टाउन एंड द एक्सपेंस ऑफ 5,600 बीइंग कॉस्ट ऑफ रेल टिकट वर रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। रीइंबर्स का मतलब क्या,
बाला ने पहले अपने पॉकेट से 5600 खर्चा किया रेल टिकट के लिए, कंपनी ने बाद में उसको पैसा रिटर्न किया, इसने वाउचर्स वगैरह सबमिट किया, प्रूफ सबमिट किया कि आई हैव परचेज रेल टिकट वर्थ 5600, कंपनी को प्रूफ दिया तो कंपनी ने इसको 5600 दे दिया, दैट इज नोन एज रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट का सिंपल मीनिंग, एम्प्लॉई फर्स्ट pays out of his own pocket, later on the company provides that money to the employee, उसको कहते हैं reimbursement स्टूडेंट्स, ठीक है। अब दिस इज एज पर द प्रेस्क्राइब कंडीशन स्टूडेंट्स, ये जो मिला ना उसको रेल टिकट का खर्चा, दिस इज नोन एज लीव ट्रैवल कंसेशन, इसको कहते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। बाद में मैं नोट लिखूंगा, लीव ट्रैवल कंसेशन इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, पर उससे कुछ कंडीशंस हैं, उन्होंने खुद कहा है कि प्रेस्क्राइब कंडीशंस आर मेट, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया ना, दिस इज एज पर द प्रेस्क्राइब कंडीशंस, मतलब जो भी कंडीशंस है उसने वो सेटिस्फाई किया, सो इट विल बी एग्जेम्प्ट स्टूडेंट्स। आपको बेसिक कंडीशन बता देता हूँ, आई विल राइट दैट एज अ नोट। एक ये जो उसको रेल टिकट का मिला है ना 5600, ही कैन प्रोसीड, ये जो पैसा मिलता है किस लिए मिलना चाहिए, ही कैन प्रोसीड टू एनी प्लेस विद इन इंडिया ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, ऑन रिटायरमेंट ऑफ हिज सर्विस या ऑन वैकेशन, मतलब या तो वो जॉब छोड़ के जा रहा है या छुट्टी पे जा रहा है स्टूडेंट्स, ओके, अलॉन्ग विद हिज फैमिली मेंबर्स, तो कंपनी उसका रेल टिकट का पैसा दे रहा है, ही कैन ट्रैवल ओनली विद इन इंडिया। अच्छा, इफ इट ट्रैवल्स थ्रू एयर ना, तो एयर टिकट का भी कंपनी पैसा देगी, बट इट शुड बी इकोनॉमी क्लास फेयर, नॉट अ फर्स्ट क्लास, ओके, इट शुड बी इकोनॉमी, नॉट अ प्रीमियम क्लास फेयर, इट शुड बी इकोनॉमी क्लास फेयर, देन ऑल्सो इट इज एग्जेम्प्ट। आगे समझ में, अगर वहाँ पे ट्रेन भी नहीं जाती, वो इंडिया के ऐसे कोने में रहता है जहाँ पे ट्रेन भी नहीं जाती एंड देयर इज नो एयर कनेक्शन ऑल्सो, कोई फ्लाइट भी नहीं जाती, सो यू कैन ट्रैवल बाय बस, और बस का जो डिलक्स फेयर होगा दैट इज एग्जेम्प्ट, ऐसा कंडीशंस है स्टूडेंट्स। एंड सच टाइप ऑफ ट्रिप इज अलाउड ट्वाइस इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years स्टूडेंट्स, वो उतना आपको याद नहीं रखना है। अच्छा, इसको फैमिली मेंबर्स में कौन कौन आते हैं, ये खुद, वाइफ, okay, children, dependent parents, dependent brothers and sisters, I will write all these points as a note। तो इसको कहते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। ये क्यों मिला, इफ़ यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम योर जॉब, या आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टू एनी प्लेस इन इंडिया, सपोज मेरा जॉब था मुंबई में बट आई एम फ्रॉम दिल्ली स्टूडेंट, सपोज जस्ट एन एग्जांपल, अब मैंने जॉब छोड़ दिया, रिज़ाइन कर दिया, अब दिल्ली जा रहा हूँ, तो ट्रेन का टिकट का पैसा मुझे किसने दिया, और मेरे फैमिली मेंबर्स के टिकट का एम्प्लॉयर ने, सो दैट इज एग्जेम्प्ट, दैट इज नोन एज लीव ट्रैवल कंसेशन, ओके, इट इज एग्जेम्प्ट, दैट इज द रीजन आई एम नॉट रिकॉर्डिंग। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, ये हमने क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखा था, मिस्टर बाला कॉन्ट्रीब्यूट्स 20%, बीइंग 10% रेगुलर एंड 20% एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, ये बाला की बात कर रहा है, बाला मतलब एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई मिस्टर बाला कॉन्ट्रीब्यूट्स, अगर एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना स्टूडेंट्स, इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 80C, अगर आपको याद होगा तो इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी, तो मैं लिखूंगा इसको, बट मैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में लिखूंगा, नॉट अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, कंपनी ने जो कंट्रीब्यूट किया ना स्टूडेंट्स, कंपनी ने, वो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके लिए प्रोविडेंट फंड का नाम लिखने का। 3 तरह के फंड्स हमने नोट्स में लिखे थे, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड अनरेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का लिमिट था, व्हाट वाज द लिमिट, कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, कंपनी कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है, 12%। बट स्टूडेंट देखो कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, मैचेस हिज रेगुलर, उसका रेगुलर कितना, ऊपर देखो, मिस्टर बाला कॉन्ट्रीब्यूट्स टोटल 20% करता है वो, उसका फिर ब्रेकअप दिया है 10% रेगुलर, 10% एडिशनल, कंपनी मैचेस हिज रेगुलर कंट्रीब्यूशन कितना है, 10%। एंड व्हाट इज द लिमिट फॉर रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का लिमिट है 12% का, सो कंपनी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद इन द लिमिट, है ना, लिमिट आपका 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए है, कंपनी कंट्रीब्यूट कितना कर रही है, रेगुलर कंट्रीब्यूशन कितना है, एज पर दिस क्वेश्चन इट इज 10%, सो 10% इज विद इन द लिमिट ना, इट इज लेस देन 12%, सो इट विल बी एग्जेम्प्ट। वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, बाला ने जो कंट्रीब्यूट किया ना स्टूडेंट्स, बाला ने, वो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हम लोग कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेक्शन 80C में, व्हेन वी अराइव एट दैट स्टेज, जब हम लोग लिख लेंगे। हाँ, अभी कंपनी ने जो कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने, उसका लिमिट है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, इट शुड बी अप टिल 12%, देन इट इज एग्जेम्प्ट। 12% से ज़्यादा किया तो एक्सेस विल बी टैक्सेबल, सो वेदर दे हैव गिवन अस हाउ मच कंपनी हैज कंट्रीब्यूटेड, यस,
कंपनी मैचेस हिज रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन. रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 10%. सो 10% इज विद इन द लिमिट, लेस देन 12%, सो इट इज एग्जेम्प्ट. ये सब मैं आगे नोट्स में लिखूंगा स्टूडेंट सॉल्यूशन में. अब आ जाओ ग्रेचुइटी. फाइनली ग्रेचुइटी और लीव सैलरी बचा है. ग्रेचुइटी कितना मिला उसको 2,25,000. ही इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं ग्रेचुइटी में. सो ही रिसीव्ड ग्रेचुइटी एंड लीव सैलरी. सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी ग्रेचुइटी. हाउ मच ही रिसीव्ड 2,25,000. ये एक्चुअल मिला था उसको. फिर हम लोग क्या लिखते हैं, लेस exempt under section 10 subsection 10. He is not covered under payment of gratuity act. तो स्टूडेंट्स इसका मैं वर्किंग नोट नेक्स्ट स्लाइड पे बना रहा हूँ. नॉट कवर्ड ना, तो मैं शॉर्ट में ऐसा नॉट कवर्ड ही लिख देता हूँ वहाँ पे. ओके, जस्ट नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट. मैं सिर्फ नॉट कवर्ड लिख रहा हूँ. इसका 3 लिमिट होता है नॉट कवर्ड का. एक्चुअल कितना मिला ₹2,25,000. अभी हमने रीड किया क्वेश्चन में. नंबर 2 कितना है, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 20 लाख की लिमिट. थर्ड नॉट कवर्ड है, तो नॉट कवर्ड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स. 10M लिख दिया मैंने शॉर्ट में. 10 मंथ्स अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस. कितने साल उसने कंपनी में काम किया वो देखो. बस यही आपको फाइंड करना है ना स्टूडेंट. अच्छा, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स. ग्रेचुइटी में हम लोग क्या देखते हैं, इमीडिएटली प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट. ओके, जिस मंथ में रिटायर हुआ है ना उसका प्रिसीडिंग मंथ देखो. तो स्टूडेंट्स वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में. देखो यहाँ देखो, ही रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर. तो प्रिसीडिंग मंथ क्या होगा, नवंबर होगा स्टूडेंट्स. नवंबर होगा. नवंबर से आपको पीछे 10 महीना जाना है स्टूडेंट्स. सो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, ऐसे ही करेंगे ना स्टूडेंट्स. देन सितंबर से पहले अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च एंड फेब. ऐसा ही होगा ना स्टूडेंट्स. वंस अगेन कभी रिटायर हुआ 31 दिसंबर. तो प्रीसीडिंग मंथ क्या है, नवंबर. सो नवंबर से स्टार्ट काउंटिंग. नवंबर, अक्टूबर, सितंबर. ओके, मैं लिख देता हूँ. चलो स्टूडेंट, एक्चुअली कैलकुलेशन सिंपल है, लिखने की जरूरत नहीं, बट स्टिल आई एम राइटिंग इट. सो नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स. नवंबर, ओके. नवंबर से पहले अक्टूबर, उससे पहले सितंबर, उससे पहले क्या होगा, अगस्त ऑब्वियसली. देन जुलाई, देन जून, मई, अप्रैल, मार्च एंड फेब. ओके, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, सैलरी. अगर डीए है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी तो वो लिखने का. एंड स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, ये नॉट कवर्ड है ना. नॉट कवर्ड में क्या आता है, कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज. अगर वो होगा तो वो भी लिखना. तो स्टार्ट करते हैं. नवंबर का सैलरी कितना था, अक्टूबर का कितना था स्टूडेंट्स. ओके, वापस से आ जाओ पीछे. हिज सैलरी वॉज 25,000 पर मंथ. डीएनएस अलाउंस वॉज 10,000 पर मंथ. इंपॉर्टेंट पॉइंट, not forming part of salary. That means when you calculate your retirement benefits, DNS allowance should not be considered. इसका simple meaning ये होता है students. So I won't record 10,000 per month वहाँ पे calculation. हाँ, I can record this. जब वो retire हुआ तब उसका salary कितना था, 25,000 per month students. Okay? क्या उससे पहले भी नवंबर दिसंबर में रिटायर्ड मतलब सॉरी 25,000 पर मंथ का सैलरी था, मतलब क्या स्टूडेंट्स, लॉन्ग टाइम बैक से. देखो कब से है उसका, यहाँ आपको डिटेल दिया है. ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019. स्टूडेंट्स, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019 का मतलब क्या होता है, मतलब ये साल कब से स्टार्ट हुआ, 1 Jan 19 से स्टार्ट हुआ. ओके, टिल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर मतलब 31 दिसंबर 19 तक. ओके, ऐसा ही होगा ना स्टूडेंट्स. 1 Jan 19 से 31 दिसंबर 19 इसका सैलरी कितना था, देखो यहाँ पे बोला है 3 लाख. 3 लाख का है ना. तो स्टूडेंट्स 3 लाख को 1 दिसंबर से 31 Jan तक कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स. सो 12 मंथ से डिवाइड करेंगे ना तो आपको 25,000 पर मंथ ही आएगा आंसर. उतना ही तो उसका सैलरी था. ओके, सो ये हमको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए 17, 18, 19 दिया है स्टूडेंट्स. ओके, 19 तो फिर भी यूज है, 17, 18 का कोई यूज नहीं है. वाई, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विथ, ये नवंबर 19 है. सो नवंबर, अक्टूबर 19, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब.
ओके जैन से 19 स्टार्ट हो रहा है ना, जैन तक मुझे जाना ही नहीं है बिकॉज 10 मंथ्स मेरा फेब में खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ईयर हाउ मच वाज द सैलरी नाउ, वी डिसाइडेड इट वाज 25,000 और सब मंथ्स में वो सेम है स्टूडेंट्स, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, वाई टू वेस्ट टाइम, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट हर महीने में सेम था। We decided DNS allowance should not be included for the simple reason it is not forming part of salary. कमीशन कुछ दिया है नहीं दिया है, सो दैट मीन्स ये 25,000 रहेगा, यानी सारे मंथ्स के आंसर सेम रहेंगे 25, 25, 25, 25, 25। तो एवरेज अगर फाइंड करोगे तो एवरेज भी आपको 25 आएगा स्टूडेंट। सो वाई टू वेस्ट टाइम, मैंने एक बार कहा भी था व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन फॉर ग्रेचुइटी लीव सैलरी कि अगर आपको पता है कि ये सब अमाउंट सेम है तो डोंट वेस्ट टाइम, जितना एक महीने का होता है ना एवरेज भी उतना ही होगा। वाई 25,000 10 मंथ्स का टोटल करो तो 2,50,000 होगा, एवरेज फाइंड करने के लिए वापस डिवाइड बाय 10 करो, सो 2,50,000 डिवाइड बाय 10 विल बी 25,000। सो व्हाई शुड बी वेस्ट टाइम? सो वंस यू नो कि सैलरी डीए कमीशन इज सेम इन ऑल द पास्ट 10 मंथ्स, तो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट नहीं करने का, जितना एक महीने का आंसर है ना वही आंसर आपका एवरेज होगा। तो वी गॉट एवरेज सैलरी, तो वी आर फाइंडिंग आंसर फॉर पॉइंट नंबर 3। तो मुझे एवरेज सैलरी मिल गया, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इज 25,000 अपॉन 2 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। देखो हमें दिया था यहाँ पे आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ सर्विस, ओके कोई मंथ्स नहीं है वहाँ पे, बस 35 ईयर्स का है उन्होंने, तो ठीक है 35 ईयर्स हम लिख लेते हैं यहाँ। तो स्टूडेंट देख ले तो आंसर क्या आ जाता है, 25,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 35, इट कम्स टू 4,37,500। ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। देन वी से व्हाट, विच एवर इज लेस, है ना, ये हमारा वर्किंग नोट है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको डिफरेंट पेज पे बनाना, उसी पेज पे नहीं। सो 2,25,000 एक्चुअल, 20 लाख और 4,37,500 विच एवर इज लेस। 225, 20 लाख, 437,500 विच एवर इज लेस। 225, 20 lakh, 437,500 whichever is less. So which is less? 225 is less. So 2,25,000 will be exempt. तो यहाँ मैंने लिखा था ना स्टूडेंट्स, लेट्स exempt under so and so section, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,25,000। सो 225 मुझे एक्चुअली मिला था और एग्जेम्ट भी 225 है, तो आउटर कॉलम 0। तो पहले हम लोग एक्चुअल रिसीव लिखते हैं, फिर वर्किंग नोट में डिसाइड करते हैं एग्जेम्ट कितना है, सबट्रैक्ट दैट, फाइनल आंसर जो भी होगा वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर तो निल है। देन नेक्स्ट इसके बाद उन्होंने हमको दिया है स्टूडेंट्स लीव सैलरी। देखो लीव सैलरी कितना था यहाँ पे, he received leave salary of 50,000 for encashment of leave being 10 months not availed of। उसकी 10 महीने की छुट्टी बाकी है, उसके लिए उसको 50,000 रुपीज़ मिल रहा है। ओके चलो ठीक है, लीव सैलरी पे आ जाओ। 50,000 ही गॉट, तो मैं इसको लिख देता हूँ पहला 50,000 इनर कॉलम, लेस exempt under section 10 सबसेक्शन 10AA। तो एग्जामिशन इसका फाइंड करना पड़ेगा। तो अगेन आई गो टू द वर्किंग नोट। ओके लीव सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल ऐसा नहीं हो, ग्रेचुइटी में होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका लिमिट लिखते हैं। एक्चुअल जो हमको मिला दैट इज़ ₹50,000, फिर गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है दैट इज़ ₹3 लाख। ओके थर्ड पॉइंट, एवरेज सैलरी ऑफ 10 months multiply by 10। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, एवरेज सैलरी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, एवरेज सैलरी ऑफ 10 months इनटू बैलेंस लीव, कितनी उसकी छुट्टी बाकी है। स्टूडेंट्स वेट, अभी यहाँ देखो ये लीव सैलरी है ना, लीव सैलरी हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली प्रिसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट, मंथ के बजाय डेट देखा जाता है। ओके ग्रेचुइटी के लिए वो दिसंबर में रिटायर हुआ तो हमने नवंबर से स्टार्ट किया, बट ही रिटायर्ड ऑन 31 दिसंबर ना, तो लीव सैलरी में प्रिसीडिंग मंथ नहीं, प्रिसीडिंग डेट। तो 31 दिसंबर से पहले कौन सा डेट आता है, बिफोर दैट, प्रायर टू दिस प्रिसीडिंग डेट 30th दिसंबर होता है। तो आपको 30th दिसंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा 10 months। सो 30th दिसंबर से स्टार्ट करना मतलब यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर इटसेल्फ। 30th दिसंबर मतलब पूरा महीना हो गया ना स्टूडेंट्स, तो दिसंबर से ही स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स लुक हियर, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा लिखूंगा दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च। फेब नहीं आएगा बिकॉज आई एम स्टार्टिंग विद दिसंबर। दिसंबर में उसका सैलरी कितना था स्टूडेंट्स, 25,000 तो था,
25,000 पर मंथ। हमने कैलकुलेट भी 25,000 इंटू 9 करके हमने लिखा भी था ना, 9 मंथ्स उसने काम किया, स्टार्टिंग में ही हमने लिखा था 25,000 इंटू 9। सो दिसंबर में उसका सैलरी 25,000 ही था एंटायर ईयर, राइट फ्रॉम जैन टिल दिसंबर। तो अगर आप वापस से एवरेज फाइंड करने जाओगे भी ना, तो दिसंबर में लिखोगे 25, डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन नहीं दिया है, तो आंसर क्या आएगा 25। ऑलरेडी तो हमने किया ना, वो सब 25 ही है ना स्टूडेंट। सो वाई टू वेस्ट टाइम एंड फाइंड अगेन एवरेज सैलरी, सिंस वी नो कि आंसर सेम आने वाला है, तो टाइम वेस्ट मत करो। बट अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो अनदर ऑप्शन, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करो। हम दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दिसंबर से पहले नवंबर, नवंबर से पहले अक्टूबर, सितंबर। अगर नहीं समझ में आता है तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स, जुलाई, जून, मई, अप्रैल एंड मार्च तक जाएंगे, नॉट फेब। 10 मंथ्स यहाँ हो जाते हैं ना पूरे। दिसंबर से क्यों स्टार्ट किया? इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट। 31 दिसंबर को आप रिटायर हुए थे, 31 दिसंबर को आप रिटायर हुए थे, तो 30 दिसंबर से आप स्टार्ट करोगे सैलरी, डीए एंड कमीशन एज अ परसेंटेज। सैलरी 25,000 था, डीए उन्होंने कहा है नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन दिया नहीं है, बाकी महीने का भी सब ऐसा ही है स्टूडेंट। सो वाई टू वेस्ट टाइम, आपको फिर 25,000 एवरेज सैलरी आएगा। सो दैट इज द रीजन। मैं फिर अब यहाँ लिख देता हूँ 25,000 इज एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाई 10। सो थर्ड आंसर इज ₹2,50,000। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स 25,000। बैलेंस लीव देखो क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे ऑलरेडी आपको, कम ही रिसीव 50,000 फॉर एनकैशमेंट ऑफ लीव बीइंग 10 मंथ्स नॉट अवेल्ड ऑफ। नॉट अवेल्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये नॉट अवेल्ड, नॉट अवेल्ड का मतलब ही होता है बैलेंस, इसका मतलब ही होता है बैलेंस। द टर्म नॉट अवेल्ड मीन्स बैलेंस, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कहते हैं बैलेंस लीव। तो आपको बैलेंस लीव दिया है ना 10 मंथ्स का, तो दैट 10 months I will balance leave, I know it is 10 months. So balance leave is 10 months. So 25,000 into 10, 2,50,000 again. ये just coincidence, ये 10 कहाँ से? Because of the formula average salary multiply by 10. ओके, ये फिक्स है। पॉइंट नंबर 3, हाँ ये बैलेंस लीव इज 10 मंथ्स, इसके लिए हमने 10 लिखा। 20 मंथ्स होगा 20 लिखेंगे, 5 मंथ्स होगा 5 लिखेंगे, विच एवर इज लेस। 50,000 एक्चुअल, 3 लाख, 250 और 250, चारों को कंपेयर करो तो 50,000 लेस है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स 50,000 आपका। तो विल गो बैक, ये हमारा एक्चुअल सोल्यूशन था। तो यहाँ पे लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 AA 50,000, सो आउटर कॉलम निल। और कुछ बचा क्या स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में? वंस अगेन चेक कर लेते हैं। सैलरी डीए हमने लिख लिया, एचआरए लिख लिया, लीव ट्रैवल कंसेशन एग्जेम्प्ट होता है, ये कंट्रीब्यूशन की बात हो गई, और ग्रेचुटी हो गया, लीव सैलरी हो गया, कुछ नहीं बचा स्टूडेंट्स। ओके, सो अभी वापस सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो अभी टोटल करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। सी व्हाट इज द टोटल? 2,25,000 प्लस 90 प्लस 72, 225 प्लस 90 प्लस 72, इट कम्स टू 3,87,000 स्टूडेंट्स। टोटल करेंगे ना तो हमको आएगा 3,87,000। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रॉस सैलरी, सॉरी ग्रॉस सैलरी। फिर लेस क्या करने का इसमें? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये कंपलसरी है क्लेम करना स्टूडेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, यू कांट इग्नोर, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या उसका लिमिट है? 50,000 और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लेस। सो 3,87,000 और 50 विच इज लेस, ऑब्वियसली 50,000। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस है क्या? अगर है तो मिलेगा डिडक्शन, बट यू शुड बी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड प्रोफेशनल टैक्स। स्टूडेंट्स वो दोनों नहीं दिया है तो जाने दो, उसको नहीं दिया है तो स्टूडेंट्स 387 माइनस 50 करोगे तो नेट सैलरी आता है आपको 3,37,000। क्वेश्चन में देखो आपको पूछा क्या है? नेट सैलरी पूछा है कि टैक्सेबल सैलरी? कंप्यूट नेट सैलरी, तो एक्चुअली आई मस्ट स्टॉप देयर, बट स्टूडेंट्स मैं टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। एग्जाम में पूछ भी सकते हैं वो लोग, तो अच्छा है ना, हमें पता होना चाहिए। सो दे हैव आस्क्ड नेट सैलरी स्टूडेंट, नेट सैलरी पूछा है ना, तो मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट।
बट आई एम कैलकुलेटिंग टैक्सेबल सैलरी. चलो ठीक है, टैक्सेबल सैलरी भी कैलकुलेट कर लेते हैं. सो फॉर दैट ना वी राइट लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80. इसमें बहुत सारे डिडक्शन, एक होता है 80C, इसमें सब इन्वेस्टमेंट आते हैं स्टूडेंट्स. ओके, कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं, इन्वेस्टमेंट. ओके, इन्वेस्टमेंट इन प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स ऑफ UTI. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट 23 आइटम्स का. इट्स अ टोटली डिफरेंट चैप्टर. तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. अगर क्वेश्चन में होगा तो मैं लिखूंगा, नहीं होगा तो आई विल से इट्स नॉट देयर. ठीक है, आगे सोन में तो चैप्टर क्योंकि अलग है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे उसको डिटेल्स में डिस्कस नहीं करना है. एंड डेफिनेटली यू विल लर्न दैट चैप्टर, उसके लिए आप घबराओ मत, वो तो करना है वो चैप्टर स्टूडेंट. सो टाइम बीन 80C है क्या है स्टूडेंट. देखो यहाँ पे था, मैंने कहा था ना, बाला कॉन्ट्रीब्यूट्स 20%, बीइंग 10% रेगुलर एंड 10% एडिशनल वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. ठीक है, तो बाला कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना स्टूडेंट्स. सो बाला मतलब एम्प्लॉय. जब भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है सो दैट गोज टू सेक्शन 80C. तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिखूंगा स्टूडेंट्स ओन कॉन्ट्रीब्यूशन. ओन कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब बाला का खुद का, एम्प्लॉय का, उसको कहते हैं ओन कॉन्ट्रीब्यूशन. ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में शॉर्ट में RPF लिखा मैंने, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. कितना उसने कंट्रीब्यूट किया है 20%. 20% किसका, डेफिनेटली कुछ मेंशन नहीं किया है ना, तो 20% ऑफ सैलरी स्टूडेंट. सैलरी मतलब 2,25,000. ओके, सो इसका 20% कितना होता है, सॉरी DA का भी हो सकता है, बट यहाँ पे DA क्या बोला था, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन में इसके लिए मैंने 90,000 नहीं लिखा. नहीं तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना 20% ऑफ वॉट, ऑलवेज बेसिक प्लस DA. बट DA इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, इसके लिए मैंने DA नहीं लिखा वहाँ पे. 225 इंटू 20%, सो इट कम्स टू 45,000. सो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ. और कोई डिडक्शन है क्या 80C में, देखते हैं 80C में स्टार्टिंग से. सैलरी, HRA, मिस्टर बाला, ये तो 10,500 था, ये हो गया 20%. दैट्स ऑल, और कोई नहीं है स्टूडेंट. मैंने क्यों लिखा स्टूडेंट्स इनर कॉलम में, क्योंकि 80C का लिमिट है. मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट. देयर आर 22 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट एवेन्यूज़, वहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. और टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बट आपने कितना किया 45,000 ना, तो आपको 45,000 पूरा डिडक्ट करने मिलेगा. अगर सपोज आपने 2 लाख कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो आउटर कॉलम में 2 लाख नहीं आएगा, यू हैव टू राइट 1,50,000. ओके, तो आपको अभी 45,000 पूरा मिलेगा बिकॉज यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड और यू हैव इन्वेस्टेड लेस देन 1,50,000. सो 3,37,000 माइनस 45,000. सो दिस इज नोन एज टैक्सेबल सैलरी. 2,92,000 इज योर टैक्सेबल सैलरी. 80C आता है, 80CCC जो आपके सिलेबस में, 80D, 80DD, 80E, 80TTA एंड 80U, ये सारे डिडक्शंस आपके सिलेबस में हैं. जैसे जैसे सामने आएंगे मैं रिकॉर्ड करूंगा. एंड वी हैव अ सेपरेट चैप्टर बेस्ड ऑन दैट डिडक्शन स्टूडेंट्स. सो दिस इज द फाइनल आंसर आपका टैक्सेबल सैलरी. अगेन आई रिपीट, उन्होंने पूछा था नेट सैलरी, तो आई मस्ट स्टॉप हियर. बट स्टूडेंट्स अच्छा है प्रैक्टिस के लिए. सो वी हैव कैलकुलेटेड टैक्सेबल सैलरी ऑल्सो. अभी वो नोट्स लिखने बाकी थे, लीव ट्रैवल कंसेशन का किसका किसका बाकी था, अभी मैं वो लिख देता हूँ. HRA तो ही रिसाइड्स इन हिज ओन हाउस, इसके लिए टैक्सेबल था. बाला, ये पॉइंट नंबर C का स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर C का मैं लिख रहा हूँ नोट. चलो लास्ट पेज पे, लास्ट स्लाइड पे लिखता हूँ, एडजस्टमेंट C लिख रहा हूँ मैं. सॉरी स्टूडेंट्स, क्या इशू है. Why it's not working? Just hold on students, 1 minute. Okay, so now I'm recording that note students, उसका नोट लिख देता हूँ. That was adjustment number C, point number C. उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लीव ट्रैवल कंसेशन. ओके, ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में स्टूडेंट्स. ओके, ये एग्जाम मिलता है आपको इसका. बट जितना स्पेंड किया उतना स्टूडेंट्स, ओके, जितना स्पेंड किया दैट मच अमाउंट इज एग्जाम.
यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, अमाउंट स्पेंड इज एग्जेम्प्ट। वहाँ मेंशन नहीं किया था कितना एग्जाम किया है, तो हमने एज्यूम किया कि पूरा 5600 स्पेंड किया इसके लिए। अच्छा, ये होता क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज व्हाट एक्चुअली यू कैन से इकोनॉमी क्लास एयरफेयर, बस में डिलक्स बस फेयर and deluxe bus fare and students AC class rail ticket provided by employer to proceed to any place in India. Okay, आप एयर टिकट लेके इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, टू एनी प्लेस इन इंडिया ऑन रिटायरमेंट हो सकता है, या आप जॉब पे हैं, वैकेशन पे जा रहे हैं, या टर्मिनेशन, आपका जॉब छूट गया, आपके एम्प्लॉयर ने आपको निकाल दिया। इन ऑल द 3 केसेस इट इज अलाउड। टर्मिनेशन along with we can say wife, children, dependent parents, brother, sister। इतना डिटेल में नहीं आता है स्टूडेंट्स आप लोगों को, नो नीड टू वरी, फिर भी मैंने लिख दिया है स्टूडेंट्स। ओके, सो लीव ट्रैवल कंसेशन इज व्हाट? It's a fare, economy class airfare or deluxe bus fare or AC class rail ticket which is provided by employer, okay, to proceed to any place in India। इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, इंडिया के बाहर नहीं। ऑन रिटायरमेंट, या तो आप रिटायर हो गए जॉब से, इसके लिए जा रहे हो, या वैकेशन, छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हो, या आपको जॉब से निकाल दिया एम्प्लॉयर ने, एंड देन यू पेड यू दिस इकोनॉमी क्लास एयरफेयर एटसेट्रा एटसेट्रा, along with wife, children, dependent parents and brother sister, dependent parents, dependent brother sister। okay students, सो ये एडजस्टमेंट सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने नोट्स में भी लिखा नहीं था लीव ट्रैवल कंसेशन। और HRA क्यों टैक्सेबल है? बिकॉज वो आपके घर में रह रहा है, खुद के घर में, इसके लिए टैक्सेबल। फिर रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का हमने कहाँ लिखा? 80C में लिखा। एम्प्लॉयर का, हाँ, इट वॉज विद इन 12%, वो उसका नोट लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में। यस, अच्छा याद आ गया मुझे। ओके, दैट वॉज एडजस्टमेंट नंबर क्या था स्टूडेंट्स? एडजस्टमेंट नंबर C था ना? एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट C वॉज दैट, एडजस्टमेंट D, सॉरी, एडजस्टमेंट D। स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नेक्स्ट स्लाइड में जाने से अच्छा है, यहीं पे लिख देता हूँ। एडजस्टमेंट डी, कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी, कंपनी मतलब एम्प्लॉयर, यहाँ पे बाय एम्प्लॉयर, टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, RPF मैंने शॉर्ट में लिखा, to recognize provident fund is exempt till what percent students? 12%। और उसने कंट्रीब्यूट कितना किया था? जस्ट 10% किया था ना, इसके लिए वो एग्जेम्प्ट है, इसलिए मैंने उसको हमारे सॉल्यूशन में नहीं लिखा। देखो सॉल्यूशन एक्चुअली इतना ही है स्टूडेंट्स, बाकी सब जो है वर्किंग नोट है नेक्स्ट स्लाइड में। बेसिक था, DA था, HRA टैक्सेबल बिकॉज वो खुद के घर में रह रहा है, HRA भी ले रहा है, ग्रेचुटी का वर्किंग नोट बनाया, लीव सैलरी का वर्किंग नोट बनाया, एंड दिस ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया था RPF को, वो हमने कंसिडर किया। बाकी ये सब वर्किंग नोट है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये ग्रेचुटी का वर्किंग नोट किया मैंने, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड पे लीव सैलरी, और ये नोट्स लिखा दिया एडजस्टमेंट D का और एडजस्टमेंट C का। ओके, सो एक्चुअल सॉल्यूशन छोटा था, दिस इज नोट्स फॉर यू, ताकि आपको याद रहे हमने किया क्या। कोई एडजस्टमेंट छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा? एट द टाइम ऑफ रिविजन यू मस्ट नो ना स्टूडेंट्स, नहीं तो आपको कैसे याद रहेगा इतने सारे पॉइंट्स।